चलिए आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी पर बात करते हैं जिसने पूरी भारतीय स्मार्टफोन मार्केट को हिलाकर रख दिया था। एक वक्त था जब ये ब्रांड मार्केट पर बिल्कुल राज करता था। पैसा, सक्सेस, न्यूज़ हेडलाइंस सब कुछ था इनके पास। लेकिन फिर एक अचानक और बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक क्रैश आता है जिसने पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर $1 बिलियन बिजनेस इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। एक ऐसी कंपनी जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था, जो मार्केट की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी, वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर बिल्कुल गायब कैसे हो गई। सच कहूं तो ये कहानी किसी बड़ी मिस्ट्री से कम नहीं है। $3.5 बिलियन। एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा फिगर तो बिल्कुल नहीं है। 2015 में इस ब्रांड ने इस स्टैगरिंग वैल्यूएशन को टच किया था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि इन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट यानी नोकिया को भी पीछे छोड़ दिया था और सैमसंग के बाद सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए थे। इस मैसिव स्केल को समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे आने वाले फॉल की गहराई का सही अंदाजा लग सके। एक मिडिल क्लास इनोवेटर और उनकी शुरुआत। इस पूरी कहानी के सेंटर में है राहुल शर्मा, एक मिडिल क्लास दिल्ली बॉर्न लड़का जिनके अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जुनून शुरू से ही कूट कूट कर भरा था। 90 के दशक की बात है, जब 20,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती थी। उनके पिता ने 56,000 रुपए का एक कंप्यूटर खरीदकर उन्हें दिया। और उस अर्ली इन्वेस्टमेंट का असर देखिए। बिना किसी इंटरनेट के, सिर्फ किताबों के जरिए इन्होंने C++ जैसी लैंग्वेज सीख ली। असल में यहीं से हार्डवेयर और कोडिंग की वो बेसिक स्किल्स डेवलप हुई जिन्होंने आगे चलकर इस पूरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी का रास्ता तैयार किया। 2. पीसीओ के मार्केट में मिली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखिए, साल 2000 के आसपास गांव और छोटे शहरों का पूरा कम्युनिकेशन पीसीओ बूथ्स पर टिका था। उस वक्त वहां नोकिया के लैंडलाइन फोन्स का दबदबा था और मोबाइल फोन होना एक बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। पर इन पीसीओ वालों की परेशानियां बहुत थीं। महंगी वायरिंग, मेंटेनेंस का इतना लंबा झंझट और लंबे लंबे बिल्स। यहां आती है इनकी पहली बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच। एक ऐसी बेहतरीन सोल्यूशन निकाली गई जिसमें सिम बेस्ड कॉलिंग फोन बनाए गए, जिसमें सिर्फ एक एंटेना लगाना होता था। रिजल्ट, ना किसी लैंडलाइन की जरूरत, फास्ट इंस्टॉलेशन, कॉस्ट भी एकदम कम और मेंटेनेंस बिल्कुल आसान। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। नोकिया ने अपना लैंडलाइन बिजनेस बंद करने का फैसला कर लिया। अब सोचिए, एक ही बायर था और वो भी चला गया। ऐसे में हार मानने के बजाय एक बहुत ही बोल्ड सर्वाइवल मूव लिया गया, मिनट टू मिनट रेवेन्यू मॉडल। सीधे टेलीकॉम जायंट्स जैसे एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के पास जाकर एक जबरदस्त पिच दी गई। आइडिया यह था कि एक ही सिम पर बूथ में लोग बार बार कॉल करेंगे और हर मिनट का रेवेन्यू डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनी को मिलेगा। यह आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि रेवेन्यू देखते ही देखते सीधे 100 करोड़ को क्रॉस कर गया। 3. असली भारतीय समस्याओं को समझना और उन्हें सॉल्व करना। टेलीकॉम सप्लायर से कंज्यूमर हैंडसेट मेकअप बनने के सफर में यूपी और बिहार की ग्राउंड लेवल रिसर्च बहुत काम आई। गांव में लोगों के पास फोन तो आ गए थे, लेकिन बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। दिन भर लाइट नहीं आती थी, तो फोन चार्ज करना एक बहुत बड़ा टास्क था। इस प्रॉब्लम को डीपली समझकर माइक्रोमैक्स X1i बनाया गया, जिसकी बैटरी पूरे 30 दिन चलती थी। जब मार्केट में इस फोन को लाया गया तो शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हंसकर मना कर दिया, लेकिन जब इसे एक्चुअली शॉप पर रखा गया तो सिर्फ 10 दिन में 10,000 फोन्स बिक गए। ये साफ दिखाता है कि मार्केट को किसी बड़े ब्रांड नेम की नहीं, बल्कि अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के एक्चुअल सोल्यूशन की जरूरत थी। उस दौर में मार्केट पूरी तरह से मेल सेंट्रिक और बोरिंग डिजाइन से भरा हुआ था। औरतों के लिए सिर्फ एक डॉल्चे एंड गबाना का फोन आता था, पर वो इतना महंगा था कि सिर्फ एलीट क्लास ही अफोर्ड कर सकती थी। यहां एक और बहुत बड़ा गैप देखा गया और फिर आम लोगों के लिए एक स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली फोन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था माइक्रोमैक्स ब्लिंग। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वही पुरानी बात कही कि फोन बिक नहीं रहा क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं है। पर जैसे ही करवा चौथ के आसपास इसकी एड टीवी पर आई, इसकी डिमांड ओवरनाइट आसमान छूने लगी। तो देखिए सफर कैसा रहा। नोकिया के पीसीओ फोन से शुरू होकर 30 दिन की बैटरी वाले फीचर फोन और फिर टारगेटेड डेमोग्राफिक्स के लिए ब्लिंक तक, और आखिर में आता है इनका गेम चेंजिंग स्मार्टफोन एरा यानी कैनवस सीरीज एंड्रॉयड। ये पूरा सफर साफ तौर पर दिखाता है कि लोगों को सिर्फ लेगेसी ब्रांड नेम्स नहीं, बल्कि उनकी लाइफ को आसान बनाने वाले लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स चाहिए थे। 4. सुनहरा दौर, कैनवस सीरीज का वो पागलपन। कैनवस सीरीज के आते ही ये कंपनी पूरी तरह से एंड्रॉयड रेवोल्यूशन की लीडर बन गई। उन्होंने लावा और कार्बन जैसे अपने कंपेटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया था।
एक बार इनके पीक माइलस्टोन्स पर ध्यान दीजिए। हॉलीवुड मेगा स्टार ह्यू जैकमैन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एशिया क्रिकेट कप T20 को स्पॉन्सर किया गया और रेवेन्यू तो 12,000 करोड़ तक पहुंच गया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक टेक हार्डवेयर कंपनी की सक्सेस नहीं थी, ये लिटरली एक इनएस्केपेबल पॉप कल्चर फिनोमेना बन चुके थे। पैसा, फेम, स्केल, एक कंपनी को जो चाहिए होता था वो सब कुछ उनके पास था। 5. जियो 4G का तूफान और मार्केट में आया वो भारी बदलाव। लेकिन देखिए, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। 5 सितंबर 2016, एक ऐसा मैसिव मैक्रो एनवायरमेंटल शिफ्ट जिसने पूरे टेलीकॉम लैंडस्केप की नींव ही हिला कर रख दी। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये सिर्फ एक सर्विस लॉन्च नहीं था, बल्कि ये इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक न्यूक्लियर वेपन की तरह था। रिलायंस जियो के आना और फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ 4G डेटा फ्री देना, इसने इंडिया को कंप्लीटली ओवरनाइट एक डेटा हंग्री नेशन बना दिया। अब हर किसी को सस्ते इंटरनेट के मजे लेने के लिए 4G फोन्स की सख्त जरूरत थी। और ठीक यही आती है इस कहानी की सबसे ब्रूटल आयरनी। एक तरफ कंपनी के पास 3G स्मार्टफोन्स की एक मैसिव इन्वेंट्री थी, करोड़ों रुपए का स्टॉक गोडाउन्स में भरा पड़ा था, और दूसरी तरफ मार्केट में अचानक से सिर्फ और सिर्फ 4G हार्डवेयर की डिमांड पैदा हो गई। सोचिए, एक ही झटके में बिना किसी गलती के वो पूरा का पूरा 3G स्टॉक बिल्कुल यूजलेस हो गया। 6. सप्लाई चेन का जाल और स्ट्रक्चरल लॉकआउट। अब यहाँ एक आम गलतफहमी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि माइक्रोमैक्स सिर्फ शाओमी या ओप्पो, वीवो जैसी चाइनीज़ कंपनीज के आने से हार गया, लेकिन असली मुद्दा कुछ और ही था, जिसे हम द 4G टेक लॉकआउट कह सकते हैं। असल में जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स पहले इंडिया को कंपोनेंट सप्लाई करते थे, जब 4G आया तो वो सप्लाई करने के बजाय खुद अपने फ़ोन्स लेकर इंडियन मार्केट में उतर गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो लेटेस्ट 4G टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो चिपसेट्स हों, नए कैमरा सेंसर्स हों या एडवांस नेटवर्क मॉडेम्स, उन सब का एक्सेस प्रायोरिटी ग्लोबली सबसे पहले उन्हीं फॉरेन ब्रांड्स को मिलने लगा। तो बात ये बिल्कुल नहीं थी कि कंपनी के पास पैसे नहीं थे। कैपिटल विदाउट एक्सेस, ये वो कड़वी सच्चाई थी जिसने पूरा गेम ही खत्म कर दिया। उनके पास करोड़ों थे, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन से वो पूरी तरह बाहर कर दिए गए थे। यानी पैसे देने के बावजूद उन्हें लेटेस्ट 4G टेक मिल ही नहीं रही थी। खैर, यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि इनोवेशन की रेस में वो पिछड़ गए और 2019 आते आते मार्केट शेयर सीधे 90% तक गिर गया। इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण का अंत हम फाउंडर राहुल शर्मा के इस कोट से करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी सोच थी जहां मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना या हार्डवेयर बेचना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना था। एक ऐसी लेगेसी जो पूरी तरह से डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी पर बनी थी, लेकिन आखिर में ग्लोबल सप्लाई चेन्स और अचानक हुए मैक्रो शिफ्ट्स के बोझ तले दब गई। ये केस स्टडी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या आने वाले वक्त में कोई भी लोकल ब्रांड ग्लोबल जायंट्स की इन पावरफुल सप्लाई चेन मोनोपोलीज को कभी पूरी तरह से तोड़ पाएगा? सोचने वाली बात है।